वेलकम टू आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 26 नवंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है मेगाविन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2023 के लिए। ये है मेंटोस गाइडेड आंसर राइटिंग प्रोग्राम का इनिशिएटिव। देखिए, इसमें आप टोटल 15 मीन्स के टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें 3 ऐसे के टेस्ट भी शामिल होंगे। आपको एक प्रॉपर सिलेबस दे दिया जाएगा जिसके बेसिस पर आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा। उसके पहले सिलेबस को कैसे कवर करना है उसके लिए आपको गाइडेंस मिल जाएगा। कैसे अप्रोच करना है टेस्ट को, इसकी जानकारी मिल जाएगी। वंस यू आर डन विद योर टेस्ट पेपर तो उसका पोस्ट एनालिसिस मिल जाएगा, प्लस पोस्ट एवेल्युएशन मेंटरशिप भी अवेलेबल रहेगी। टेस्ट आप अपनी सहूलियत के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका ये प्रोग्राम 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इस बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं मेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल लेथ सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में है। इंडिया ने प्रस्ताव रखा था, प्रपोजल रखा था कि जो लेथ्स सॉफ्ट सेल टर्टल है इसे हम साइट्स के अपेंडिक्स 2 में से निकाल के अपेंडिक्स 1 में डाल दें। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम इसके ट्रेड को और इफेक्टिव तरीके से रोक पाएंगे। जो 19th मीटिंग हुई पनामा में, वहीं पर इंडिया ने ये प्रस्ताव रखा और अच्छी बात ये रही कि इंडिया के इस प्रस्ताव को अडॉप्ट भी कर लिया गया है। बात करते हैं लेथ्स सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में। ये लार्ज फ्रेश वाटर सॉफ्ट सेल टर्टल है जो पेनिनसुलर इंडिया का एंडेमिक है। काफ़ी लिमिटेड एरिया में आपको ये मिलेगा। इनकी संख्या भी कम है। ये वहाँ के रिवर्स एंड रिजर्वायर्स में मिलेंगे। हालांकि इनकी संख्या कम है लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन वाइड एरिया में आपको मिलेगा। सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में ये आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में मिल जाएंगे। कावेरी, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, भावनी, गोदावरी और मोयर रिवर्स में आपको इनकी छिटपुट प्रेजेंस मिलेगी। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं IUCN की रेड लिस्ट में और शेड्यूल 4 में रखा गया है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के। ये जो स्पीसीज है इसका इंटेंसिव एक्सप्लॉयटेशन हुआ है पिछले 30 सालों में। इन्हें इलीगली कंज्यूम करने के लिए पोच किया जाता है, इलीगली ट्रेड किया जाता है इनके मीट के लिए और इनके कैलिपी के लिए। कैलिपी क्या होता है कि जो एक कवच होता है सॉफ्ट, ये जो टर्टल्स होते हैं इनकी जो शेल होती है उसके नीचे एक लाइट येलो सब्सटेंस होता है, उसको निकाला जाता है। उसके कई सारे मल्टीपल यूज होते हैं, वैलिड होते हैं, इनवैलिड होते हैं, बट होते हैं, जिसके लिए इन टर्टल्स को मार दिया जाता है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में लिस्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि अब इन्हें लार्जर लीगल इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ट्रेड में कमर्शियल पर्पज से इनका ट्रेड नहीं किया जा सकेगा तो इनकी संख्या को बचाने में मदद मिलेगी। अब ये क्या मामला हुआ, हर दिन कोई ना कोई जीव न्यूज़ में आ जाता है क्योंकि साइट्स की मीटिंग चल रही है और हम उसे पढ़ने बैठ जाते हैं। क्या यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछती भी है कि बस हमें जब मर्जी आती है हम ऐसे जीवों को उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल, यूपीएससी इस प्रकार के जीवों के ऊपर प्रश्न पूछती है और ये प्रश्न इसी फॉर्मेट पर 2021 में ही पूछा गया है। देखिए, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बाबिट, ग्रे चिंड, मिनिविट और व्हाइट थ्रोट रेडस्टार्ट ये न्यूज में रहते हैं। क्या है ये? सही जवाब था ए, ये बर्ड्स हैं। और किसी के नाम से ये अंदाजा नहीं लग रहा है कि ये बर्ड्स हैं। मतलब ये न्यूज में रहे और इन पर क्वेश्चंस आए, लेकिन अगर आपने इन पर कवरेज नहीं दिया है, इन्हें कवर नहीं किया है, तो फिर आपके लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिला के इस नेचर के प्रश्न आते हैं तो ऐसे जीव अगर न्यूज में आ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, परेशान मत होइए, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो धनुषकोडी के बारे में है। 5 लोगों की एक फैमिली श्रीलंका के किलिनोची डिस्ट्रिक्ट से इंडिया के वाटर्स को क्रॉस करते हुए धनुषकोडी में आ गई। इसी रेफरेंस में ये न्यूज़ में आया। अगर आप धनुषकोडी की लोकेशन देखोगे तो ये सदर्न मोस्ट टिप पर मिलेगा आपको पम्बन आइलैंड के, और इसी लोकेशन को धनुषकोडी कहा जाता है। देखिए, ये लोकेशन बिल्कुल यहाँ पर जो स्पॉट की जा रही है धनुषकोडी है। ये बहुत ही छोटा सा टाउन है, मुश्किल से 50 यार्ड में फैला हुआ है। धनुषकोडी लैंड बॉर्डर है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, बिकॉज यहीं से जो लैंड बाउंड्री है वो स्टार्ट होती है। लैंड बॉर्डर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाँ यहाँ पर श्रीलंका और इंडिया का लैंड टच करता है, बिकॉज बीच में वाटर बॉडी है, हालांकि वो काफ़ी शैलो है। यहाँ से आपको श्रीलंका की जो डिस्टेंस मिलेगी दैट विल बी मेयरली 15 किलोमीटर्स। 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही जो लैंड मास है वो श्रीलंका का यहाँ से मिल जाता है। जो धनुषकोडी का टाउन है ये एक ओर बे ऑफ बंगाल और दूसरी ओर इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। इसे घोस्ट टाउन भी कहा जाता है, मतलब भूतों का शहर। कारण ये है कि 1964 में रामेश्वरम साइक्लोन आया था जिसने इस पूरे टाउन को ही स्वाइप कर दिया, ख़त्म कर दिया।
टाउन पूरी तरीके से वॉश अवे हो गया साइक्लोन की वजह से। यहाँ पर देखिए केवल एक टेम्पल ही था जो सर्वाइव कर पाया, दैट वॉज कोथांडा रामास्वामी टेम्पल। उसके अलावा बाकी सब कुछ खत्म ही हो गया। मोस्टली अनइनहेबिटेड है साइक्लोन के जाने के बाद। कुछ एक फिशरमैन की फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पे रहती हैं, लार्जली कोई रहता नहीं है। घोस्ट टाउन की सिग्निफिकेंस ये है कि ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। लोग यहाँ पर जो रूइंस हैं उनको देखने के लिए आ जाते हैं। देखिए रूइंस देखने में पता नहीं क्या इंटरेस्ट आ सकता है लोगों को, बट स्टिल पीपल गो देयर टू सी कि एक घोस्ट टाउन कैसा दिखेगा जहाँ सब कुछ खत्म हो गया हो। कल्पा मन्नार मरीन नेशनल पार्क तूतीकोरिन और धनुषकोडी के बीच में ही बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये धनुषकोडी की लोकेशन है और यहाँ पर श्रीलंका का लैंड मास है। 15 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है जिसे आप फेरी से ट्रेवल कर सकते हो। इट्स नॉट अ वेरी बिग डिस्टेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एक्सरसाइज नसीम अल बहर के बारे में है। इंडियन नेवी की गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS त्रिखंड, ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुमित्रा, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डोनियर, इन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया 13th एडिशन जो रहा एक्सरसाइज नसीम अल बहर का, जिसे सी ब्रीज भी कहा जाता है, उसमें। ये एक्सरसाइज इंडिया और ओमान की नेवी के बीच में होती है। 3 फेज होते हैं इसके, हार्बर फेज, सी फेज और डीब्रीफ। हार्बर फेज में ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। सी फेज में समंदर में डीप एरियाज़ में जाके एक्सरसाइज की जाती है। डीब्रीफिंग में क्या होता है कि दोनों देशों के जो ऑफिशियल्स हैं वो आपस में मिलकर बातचीत करते हैं और स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर देखिए ओमान है और ये इंडिया है, इनके बीच में एक्सरसाइज हुई। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो पहली बार ये नेवल एक्सरसाइज 1993 में हुई थी और अभी इसके 30 साल पूरे हो गए हैं। कुछ और भी एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और ओमान के बीच में होती हैं। एक्सरसाइज अल नजा ये आर्मी की एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो ये तो पूरा मामला इन एक्सरसाइजेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के बारे में है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस को अभी हाल ही में प्रेज किया गया है मालदीव्स की गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने जिस प्रकार से मालदीवियन सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसके जो प्रोग्राम उन्होंने रन किया था उसके लिए, मतलब ये एक ऐसी संस्था है जो सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करती है और इन्होंने मालदीव्स के सिविल सर्वेंट्स को भी ट्रेन किया और इसीलिए मालदीव्स की सरकार ने इन्हें प्रेज किया। इतना मामला तो कॉन्टेक्स्ट से ही समझ में आ गया, बाकी की डिटेल्स और भी समझते हैं। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस के तहत काम करता है। NCGG ये गवर्नेंस रिफॉर्म लाने का प्रयास करता है, स्टडीज़, ट्रेनिंग, नॉलेज शेयरिंग और गुड आइडियाज़ के प्रमोशन के थ्रू। इनका बेसिक काम ये है कि ये पॉलिसी रिलेवेंट रिसर्च करें और केस स्टडीज़ को प्रिपेयर करें। इसके अलावा ये क्यूरेट करते हैं ट्रेनिंग कोर्सेज को सिविल सर्वेंट्स के लिए, इंडिया के लिए भी और बाकी की अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये उनको भी ट्रेन करते हैं। हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में और ब्रांच ऑफिस है मसूरी में। ऑब्जेक्टिव है कि हम एक नेशनल रिपोजिटरी इन्फॉर्मेशन की तैयार करें जहाँ पर हों बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनिशिएटिव्स, मेथडोलॉजीज जिनके थ्रू हम गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस को प्रमोट कर सकते हों। ये एडवाइस करते हैं कि इश्यूज़ पर जो गवर्नेंस से एसोसिएटेड होते हैं, जो वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स को सिनर्जी में लाने में कैपेबल हों। ये सारा मामला NCGG के बारे में, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम के बारे में है। आपने कई सारी मूवीज़ में ऐसा देखा होगा कि जब 2 कंट्रीज़ के बीच में वॉर होता है तो जो एक कंट्री होगी वो दूसरी कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को डिस्टर्ब कर देगी। इलेक्ट्रिसिटी के ख़त्म होते ही लगभग आपका आधा काम ठप पड़ जाता है। तो क्या ऐसा खतरा हमें महसूस नहीं होता? क्या हो कि भविष्य में जब हमारा और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो तो चाइना अपने साइबर अटैक के थ्रू हमारे ग्रिड सिस्टम को फेल कर दे और हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी या पावर की सप्लाई बंद हो जाए, हमारा तो सारा काम ही रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें रहेगा बड़ा खतरा। लेकिन भला चाइना ऐसा क्यों करेगा? चाइना अक्सर ऐसा करता रहता है और यही कारण है कि हम इस प्रकार के खतरे को भांप चुके हैं। इस कॉन्टेक्स्ट को आप थोड़ा और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझो कि रेड इको नाम का एक हैकर ग्रुप है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट से बिलोंग करता है। इन्होंने 2021 में इंडिया का जो कंट्रोल रूम है, जो क्रिटिकल पावर ग्रिड को मैनेज करता है, उसे अटैक करने की कोशिश की ताकि वो इंडिया की पावर ग्रिड को फेल करके यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट कर सके। अगर कुछ समय के लिए भी इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद कर दिया जाए, ठप कर दिया जाए, तो मिलियंस का लॉस हो सकता है। जो कैंपेन था उससे मैसिव स्केल पर ब्लैकआउट हो सकता था। हालांकि चाइनीज़ हैकर्स ऐसा करने में सफल नहीं हो सके और कोई डेटा ब्रीच नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद हमें एक खतरा तो महसूस हो ही गया कि हमारा पावर ग्रिड भी इन हैकर्स के निशाने पे हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें करनी होगी तैयारी।
इसी तैयारी के रेफरेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है कि वो सेटअप करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम, CSIRT। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के एम्बिट में होगा, जिसके थ्रू हम किसी भी प्रकार के साइबर अटैक को रोकने का प्रयास करेंगे हमारी कंट्री के पावर ग्रिड के ऊपर। CSIRT, इसे हम साइबर अटैक को रोकने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये एक आर्म की तरह वर्क करेगा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERT-IN के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये CERT-IN की ब्रांच जरूर होगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका रहेगा? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का, क्योंकि इनका जो काम है वो पावर ग्रिड को सिक्योर करना है। जो ऑफिसर्स होंगे उन्हें कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू चुना जाएगा, जिस एग्जाम को UPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाएगा कि वो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को डिटेक्ट कर सकें, अवेयरनेस फैला सकें बाकी के स्टेक होल्डर्स के बीच में, और इस प्रकार के किसी भी इंसिडेंट को मॉनिटर करके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सकें। तो आपने समझा कि पावर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर चाइनीज हैकर्स की निगाह भी रहती है, तो बचाने की जरूरत तो पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टॉयलेट 2.0 कैंपेन के बारे में है। 2.0 कैंपेन बोल सकते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौके पे इसे शुरू किया गया। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट, जो आप जनरल पब्लिक में देखते हैं, आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है, कुछ कम्युनिटी टॉयलेट्स भी होते हैं जो अर्बन एरियाज़ में होते हैं, जहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल उसका इस्तेमाल करते हैं, लोकल बॉडीज़ उसे मैनेज करती हैं। उसे किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है। कैंपेन जो था, इसके 5 थीमेटिक एरियाज़ रहे, जनरल हैं, बस जनरल पर्सपेक्टिव से जान लीजिए, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। पीपल फॉर टॉयलेट प्रोग्राम, ये इंटरसिटी कॉम्पिटिशन होगा कि आखिर किस शहर में जो टॉयलेट है वो ज़्यादा क्लीन है। पार्टनर्स फॉर टॉयलेट थीम, यहाँ पे पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट किया जाएगा कि ऐसी प्रैक्टिसेस ऑप्ट करें कि जो क्लीनिंग है, ऑपरेशन मेंटेनेंस है, ब्यूटिफिकेशन एक्टिविटी, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें टॉयलेट्स में बेहतर हों। डिज़ाइन चैलेंज, इसमें जो कई सारे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर्स हैं उनको इन्वाइट किया जाएगा कि आइए और बढ़िया डिज़ाइन दिखाइए कि किस प्रकार के बेहतर टॉयलेट्स हो सकते हैं। चौथा है रेट योर टॉयलेट, इसमें फीडबैक लिया जाएगा पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट्स का कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। माई थॉट आर टॉयलेट, ये एक जनरल पब्लिक सर्वे होगा जहां पर लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस इस प्रकार के टॉयलेट्स को लेकर कैसा रहता है। आइए रिवीजन करते हैं। लेट्स सॉफ्ट सेल टर्टल, ये शेड्यूल 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के गलत है। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसको साइट्स के शेड्यूल 2 से शेड्यूल 1 में डालने की बात चल रही है, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 4 में है। ठीक है। एक्सरसाइज नसीम एल बहर, इंडिया और ओमान के बीच में, सही बात है। धनुषकोडी अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न मोस्ट विलेज है, गलत है, ये सदर्न पार्ट में है। NCGG, ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिमांड्स के एम्बिट में है, सही बात है। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।